गांधी जी ने तो ये कहा था कि मेरे ओवर माय डेड बॉडी, मतलब पार्टीशन नहीं होना दूंगा। हाँ, मेरे शरीर के ऊपर हाँ पार्टीशन। एग्जैक्टली। तो देश आजादी का जश्न मना रहा था। हाँ 1947 में 15 अगस्त को हुआ, उससे एक दिन पहले गांधी उस सेलिब्रेशन में शामिल क्यों नहीं हुए? देखो, दोनों चीजें एक साथ हुई, पार्टीशन भी हुई और आजादी। ये हमारी एक तरह से आप कह सकते हैं कि किस्मत थी। वो सोचते हैं कि गांधी जी ने जो है सबसे ज्यादा नुकसान किया है देश का और कांग्रेस का। आप ये सोचिए, आज के दिन में जब आपकी सरकार हिंदूवादी है, आप 85% आपकी आबादी है और आप लोगों को कन्विंस कर दे रहे हैं कि आपको मुस्लिम से थ्रेट है। गांधी जी पाकिस्तान भी जाके अनशन करना चाहते थे कि पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है या माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है वो अनशन करना चाहते थे पाकिस्तान में भी जाके, लेकिन जिन्ना ने उसकी अनुमति नहीं दी थी। क्या वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान भी जाऊंगा और मुझे कौन रोकेगा। कहीं भी कांग्रेस के हिस्ट्री में बंटवारा उन्होंने मांगा था, मुस्लिम लीग ने मांगा था, सावरकर ने अपने 1937 के हिंदू महासभा के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा कि हिंदू मुस्लिम दो कौमें हैं। गांधी के देश में आप रिवेंज की बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? दुनिया में हम लोग हमें किसके नाम से जानते हैं? सावरकर के नाम से जानते हैं, गांधी के नाम से नहीं। किसी को पता भी है बाहर के सावरकर कौन है? यहाँ तो लड़ते रहो, उनको भारत वो रत्ना दे दो, ये कर दो, पर वो है कौन? उनकी जो शहादत हुई वो सबसे जो ज़्यादा था वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े और इसीलिए उनकी जान गई। हिंदुओं में बड़ी नाराजगी थी मैम कि उन्होंने मुसलमानों के लिए अनशन किया। इनफैक्ट आज़ादी के बाद भी वो धरने पर बैठ गए। इनफैक्ट पाकिस्तान का कुछ पैसा रिलीज करना था इंडिया को और इंडिया रिलीज नहीं कर रहा था, तो पाकिस्तान का पैसा रिलीज करो इसके लिए उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। इस पर नाराजगी हो गई। सारा आरएसएस का प्रोपेगेंडा था। तो आरएसएस को लगता था कि ये हमारे पास बहुत एक मौका मिला है अभी हमको कांग्रेस को नीचा दिखाने का, और उस वक्त ओपन प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे थे। मीटिंग्स में दिल्ली में पूरे पुलिस की रिपोर्ट्स है, वहाँ ये कहते थे जाके वर्चुअली आस्किंग फॉर डेथ टू गांधी। हाँ, स्लोगन्स लगाए जाते थे, डेथ टू गांधी, डेथ टू गांधी। मरे जब उनकी असैसिनेशन हो गई, जब उनको मार दिया गया, 30 के बाद कोई एक इंसिडेंट तकरीबन 10 साल तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। आप ये सोचिए। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। 30 जनवरी 1948 शाम के 5:17 का वक्त था। दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। अचानक से वहाँ पर नाथूराम गोडसे आए और उन्होंने महात्मा गांधी की छाती पर 3 गोलियां दाग दी। बापू वहीं गिर गए और उनके आखिरी लफ्ज थे, हे राम। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और हमें लगा कि आज हम महात्मा गांधी पर बात करते हैं और महात्मा गांधी को वापस से समझने की ज़रूरत है। और आज के जिस तरीके से सामाजिक परिवेश में और पृष्ठभूमि जो होती जा रही है उसमें और ज़्यादा ज़रूरत है बापू को समझने की। तो आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी जी हैं, जो जेएनयू में प्रोफेसर थी और मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन हिंदुस्तान में अगर कोई जानकार हैं उनमें से एक हैं। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ी होंगी। जिन्होंने यूपीएससी की है तो उन्होंने भी पढ़ी होंगी। और आपके वालिद और वालिदा भी पार्टीशन से पहले लाहौर यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर्स थे और वो पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान आए, तो वो उस फैमिली से हैं जिन्होंने वो पार्टीशन का दर्द देखा भी है, समझा भी है और जाना भी है। तो हमें लगा कि आज महात्मा गांधी पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और आराम से आप लोग घर पे बैठ के यंगस्टर्स खासकर समझें कि एक व्हाट्सएप पे या आम चर्चा में गांधी के बारे में बहुत सारी बातें यूं ही बोल दी जाती हैं, पासिंग रिमार्क्स दे दिए जाते हैं, तो आपको किताबें पढ़ने का वक्त नहीं होता है। तो हमें लगा कि इस चर्चा के ज़रिए ही आप जानें, तो आप कहीं भी हो सुनिएगा थोड़ा वक्त निकाल कर, क्योंकि गांधी को समझने और सुनने की बहुत ज़रूरत है। मैम थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। मैम, गांधी को समझना और गांधी को वापस से एक बार पढ़ने की ज़रूरत समाज में है और धीरे धीरे और होती जा रही है। आप इस सवाल पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे लगता है कि ज़रूरत तो हमेशा ही थी, क्योंकि गांधी जी जिस
आइडियाज़ को और जिस स्पिरिट को, जिस मूवमेंट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो कभी भी पुरानी नहीं होती। क्योंकि मेरे अपनी समझ में गांधी जी के ज़िंदगी से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम सीख सकते हैं वो ये है कि किसी भी खिलाफ का जो शोषण हो उसके खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। अंग्रेज़ों के शोषण था हमारे ऊपर, वो उन्होंने लड़ा, पर उन्होंने सिर्फ उस पे नहीं, उन्होंने जो जातिवाद था उसके खिलाफ वो लड़े। महिलाओं की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए पेट्रियार्की जिसे आजकल हम कहते हैं उसके खिलाफ उन्होंने लड़े। साउथ अफ्रीका में वो जब थे, बहुत प्रॉस्परस लॉयर थे, वहाँ पे उन्होंने जब जाके देखा कि हिंदुस्तानियों के साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो रेसिज्म से हम कहेंगे, तो रेसिज्म के खिलाफ वो लड़े। तो रेसिज्म, कास्टिज्म, पेट्रियार्की, कॉलोनियलिज्म और उनका जो आखिरी जो साल थे और जिसके लिए उन्होंने, उनकी जो शहादत हुई, वो सबसे जो ज़्यादा था वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े और इसीलिए उनकी जान गई, क्योंकि वो इस तरह से एक मजबूत एक पत्थर की तरह खड़े थे सांप्रदायिकता के खिलाफ। बंटवारा होने के बावजूद उनके जो विचार थे वो ज़रा भी हिले नहीं। उन्होंने कहा कि भारत जो है ये एक धर्मनिरपेक्ष देश बन के ही रहना है, और ख़ासकर मुसलमानों के साथ जो उस वक़्त सलूक हो रहा था, ज़मीनी लेवल पे राइट्स होते थे, नेचुरली गुस्सा बहुत था, रिफ्यूजी लोग इतने सारे आए थे, पर उन्होंने हमेशा यही कहा कि नहीं, मुसलमानों को हिंदुस्तान में वही दर्जा मिलेगा जो हिंदुओं को या दूसरे किसी भी कौम को मिलेगा, और सब कौम को एक जैसा दर्जा मिलेगा और इस पे हम कभी हिलेंगे नहीं। तो ये उनका जो विश्वास था और इसके खिलाफ जो वो लड़े, इसलिए मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में जब फिर से हम उस तरह की जो ताकतें हैं खड़ी हुई हैं फिर से, मुझे लगता है कि जो आज़ादी के इमीडिएटली पहले और इमीडिएटली बाद जिस तरह दौर उठा था ये सांप्रदायिकता का और जिसके खिलाफ गांधी लड़े, उन्होंने अपनी शहादत दी और शहादत का नतीजा ये हुआ कि वो दब गया वो सारा, और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और बाकी सब लोग लड़ते रहे। और मुझे लगता है कि एक तो बाबरी मस्जिद वाला जब मामला बहुत गर्म हुआ और बहुत सारे राइट्स वगैरह हिंदुस्तान में हुए, वहाँ से जो एक नया दौर चला वो इस वक्त एक मतलब अपनी ऊंचाई पे पहुंचा हुआ है, पीक पर। हाँ, पीक पे पहुंचा हुआ है। जिस तरह के इंसिडेंट्स आजकल हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, देखिए एक होता है, पहले क्या होता था, बीच बीच पे राइट्स होते थे, कोई इंसिडेंट हो गया, लोगों को गुस्सा आ गया, 2-3 दिन जो है मारकाट हुई, दबा दिए गए, ख़त्म हो जाते थे, फिर कहीं पे भड़क पड़ा 2 साल बाद या कभी। अभी जो हो रहा है ना, ये अजीब तरह का हो रहा है। ये आपको मालूम ही नहीं है कि कोई ट्रेन में जा रहा है तो कोई टारगेट कर देगा, कोई मुसलमान बच्चा जा रहा है या लड़का या लड़की, कोई एक मुसलमान लड़का और एक हिंदू लड़की इकट्ठे बैठ के अगर कहीं रेस्टोरेंट में चाय पी रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं तो किसी को बुरा लगने लग जाएगा कि हिंदू और मुस्लिम ये लव जिहाद हो जा रही है। अभी एक मैंने 2-3 दिन पहले एक इंसिडेंट पढ़ा यूपी में, 5-6 यंग लड़कियां जो 10वीं क्लास में पढ़ती हैं, वो कोचिंग के लिए जाती हैं रोज़ शाम को, और वो गांव है एक छोटा सा, वहाँ से वो साथ में शहर है, तो रोज़ इकट्ठी जाती है और इकट्ठी आती हैं। मुरादाबाद का मामला है। मुरादाबाद का मामला है ये, बिल्कुल। और उस एक लड़की जो हिंदू लड़की है, उसके भाई ने कंप्लेंट कर दिया कि मेरी बहन को ये कन्वर्ट कर रहे हैं, और इंसिडेंट क्या निकला कि उसको ज़बरदस्ती बुर्का पहना रहे थे, और जब पूछा ताछा तो पता ये चला कि वो लड़कियां चाह रही थी कि किसी रेस्टोरेंट में या कोई कैंटीन जैसे जाके कुछ खाएंगी अपने उसके बाद, पर उस लड़की का भाई उसको पसंद नहीं था कि वो इधर उधर जाए कहीं भी, तो लड़कियों ने कहा तू बुर्का पहन ले, कोई नहीं पहचानेगा तेरे को। ये अब यंग बच्चे आपस में इस तरह एक लाइट हार्टेड तरीके से कर रहे हैं, और उसको आपने एक इंसिडेंट बना दिया कि ये कन्वर्ट हो रहे हैं। वो 6 बच्चियों की पढ़ाई ख़त्म हो गई। मुझे सबसे बुरा उस कहानी में ये लगा, किसी ने अपनी बच्ची को मामा के घर भेज दिया ये डर के मारे पुलिस के कि अब हम पकड़े जाएंगे। तो ये क्या बना दिया हमने। तो वो जो उस वक्त माहौल था 1948 में, बहुत नाराजगी थी पार्टीशन के बाद हिंदुओं में, और इस बात पर नाराजगी थी कि मुसलमानों को हमारे देश में क्यों रहने दिया। वो धीरे धीरे नाराजगी जो है वो अब आम
आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कहीं कुछ उदयपुर में हो जी। जाएगा, कहीं दिल्ली में हो जाएगा, कहीं हरियाणा में हो जाएगा, कहीं कश्मीरी शॉल बेचने वालों को मारा जा रहा है, कहा जा रहा है देखो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल। इस तरीके की बातें हो रही हैं। मैम, एक सीधा सवाल, और ये महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने क्यों मारा एग्जैक्टली? उन 2 सालों में 1946 से 1948 तक क्या हो गया? क्या मैम ये कहा जाता है कि गांधी बंटवारे के जिम्मेदार थे? क्या ये इसमें सच्चाई है जरा सी भी? नहीं, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कैसे हो सकती है? जो शख्स, वो लीडर था किस मूवमेंट का, जो पूरे देश को जोड़ना चाहती थी। नेशनलिज्म का मतलब सबसे पहले देश को जोड़ना होता है, और फिर होता है कि जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो जोड़ना तो सबसे पहले है। जो जोड़ना चाहती थी, एक यूनाइटेड इंडिया बनाना चाहती थी, वो क्यों बंटवारा चाहेगी? एक लॉजिकल बात है, और इसमें कोई भी किसी तरह की भी सच्चाई नहीं है। गांधी जी ने तो ये कहा था कि मेरे ओवर माय डेड बॉडी, मतलब ये पार्टीशन नहीं होना दूंगा। हाँ, मेरे शरीर के ऊपर हाँ, पार्टीशन करना। एग्जैक्टली। वो तो इस पे बिल्कुल बहुत खिलाफ खिलाफ थे। सभी खिलाफ थे। आपको क्या लगता है कि वल्लभ भाई पटेल खुश थे कि पार्टीशन हो गई? मैंने तो वही कहा ना कि जिस देश के लिए आप लड़ रहे हैं, आप उस देश का बंटवारा चाहेंगे? बताइए, मतलब कोई लॉजिक बनता है कहीं पे? कहीं भी कांग्रेस के हिस्ट्री में बंटवारा उन्होंने मांगा था? मुस्लिम लीग ने मांगा था। सावरकर ने अपने 1937 के हिंदू महासभा के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा कि हिंदू मुस्लिम 2 कौमें हैं, तो मैम दे आर 2 नेशंस। आरएसएस तो कहती है हम तो अखंड भारत की बात करते हैं, अब उसमें देखिए, पाकिस्तान अखंड भी, बांग्लादेश भी अब है। बात यही है कि वो 2 मुँहे वाली जो बात है कि इनके हमेशा ये भी कहते हैं और वो भी सावरकर कहते ने हैं। 2 नेशन थ्योरी की बात की थी। सावरकर ने सबसे पहले, जिन्ना के पहले, उन्होंने 1937 का उनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, छपा हुआ है, आप नेट पे भी चले जाइए, आपको मिल जाएगा। उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम जो है एंटागनिस्टिक नेशंस हैं। तो उसके बाद ही फिर मुस्लिम लीग ने कहना शुरू कर दिया कि हिंदू मुस्लिम तो 2 अलग अलग नेशंस हैं। तो अगले साल जब उनका थे तो सावरकर को लगा कि अरे मैंने तो ये कह दिया, ये तो जस्टिफिकेशन मिल गया इनको कहने का। तो फिर उन्होंने उसको मॉडिफाई करना शुरू किया और कहा कि हाँ, 2 अलग नेशंस तो हैं, पर 2 अलग नेशंस एक स्टेट में रह सकती हैं। स्टेट एक, तो ये कह के अपने आप को बचा, पर नेशन तो आपने 2 अलग बना दिए ना। ये कम्युनिटीज नहीं है, ये नेशन है। फिर उन्होंने और उसको रिफाइन किया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये फिर गोलवालकर जो है, उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, 2 नेशन नहीं है, नेशन एक ही है, वो है हिंदू। कम्युनिटी जो है वो है मुसलमान। और एग्जाम्पल क्या दिया, कहते जर्मनी अगर हम जाएं तो जर्मनी में नेशन कौन है? जर्मन। और वहाँ कम्युनिटी कौन है? जूस। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने कम्युनिटी शब्द देके उनको नेशन से निकाल दिया, साइड में रख दिया। तो इससे मतलब सेकंड क्लास सिटीजन बन गए ना आप, क्योंकि 2 तरीके के आपने कैटेगरी के सिटीजन बना दिए, एक जो नेशन का हिस्सा है, एक जो कम्युनिटी का हिस्सा है। ये कहना कि यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज हैं वो अलग बात है। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, पारसी भी है, तो कम्युनिटीज हैं। और सारे कम्युनिटीज जो है उनके लोग एक ही नेशन का हिस्सा बन सकते हैं, इक्वल सिटीजनशिप हो सकते हैं। पर अगर ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है उसमें ये एम्बेडेड है, ये डिफरेंस आपकी अंडरस्टैंडिंग में आप सोचते ही नहीं है कि जो जिसको आप कम्युनिटी कह रहे हैं उनको उतना ही हक है इस राष्ट्र के ऊपर। तो ये सब जो आपने सवाल पूछा कि ये बात कहाँ से जो शुरू हुई, तो देखिए ये सिर्फ 47-48 की बंटवारे की बात नहीं है कि गांधी जी को क्यों नाथूराम गोडसे ने मारा। शुरू से ही जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी थी, और फिर सावरकर ने एज हिंदू महासभा प्रेसिडेंट, सावरकर 1937 में ही पूरी तरह रिहाई उनको मिली, क्योंकि पहले उनको अंग्रेज़ों ने छोड़ तो दिया था, पर रत्नागिरी में उनको रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाने की उनको इजाज़त नहीं थी, और पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी। तो वो वहाँ से करते रहते थे अपना सारा पीछे से, मतलब उनका जो पोजीशन था वो आरएसएस में बहुत स्ट्रॉन्ग था। और मेरा अपना मानना तो ये है कि रियल फाउंडर ऑफ आरएसएस वाज सावरकर, पर क्योंकि ओपनली वो नहीं कर सकते थे तो उनके भाई थे, ही वाज वन ऑफ द 5 हु फाउंडेड, बाबा सावरकर। और कई और मतलब रीजंस हैं जिससे हम ये विश्वास करते हैं कि वो उनका बड़ा रोल था आरएसएस के फाउंडिंग में।
और मूंजे थे बहुत बड़े लीडर जो थे उनके, जो मुसोलिनी को भी मिल के आए थे और देख के आए थे कि वहाँ से किस तरह। तो ये जो बेसिक जो मतलब ये एक उनका अपना जो आइडियोलॉजी था जहाँ जिससे वो अपने आप को कांग्रेस से डिफ्रेंशिएट करते थे। वो कांग्रेस के इसलिए खिलाफ थे कि कांग्रेस हमेशा पूरे देश की बात करती थी, हिंदू मुस्लिम सबको एक इकट्ठा लेना। वो कहते थे कि हम हिंदुओं का संगठन करना चाहते हैं। ये तो क्लियर है ना। आरएसएस ने इसमें तो कभी कभी कैमोफ्लेज नहीं किया कि वो एक हिंदुओं को संगठित करना चाहते हैं। हाँ, वो कभी कभी हिंदू का डेफिनेशन बदलते रहते हैं, कभी कहते हैं हिंदू मीन्स इंडियन, हिंदू इंक्लूड्स मुस्लिम, मतलब वो सब चलता रहता है। पर सबको मालूम है कि असलियत में जो है इट इज़ अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू संगठन की जो असली बात है उनकी। तो जब आप इसकी बात करते हैं तो शुरू से ही आपकी कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ आप है। दूसरी बात है उनकी पूरी, अगर हम राइटिंग्स पढ़ें, सावरकर की पढ़ें, गोलवालकर की पढ़ें, गांधी जी के साथ उनका एक खास ही रिश्ता है, मतलब बहुत ही क्रिटिकल है शुरू से। वो सोचते हैं कि गांधी जी ने जो है सबसे ज़्यादा नुकसान किया है देश का और कांग्रेस का। कहते हैं ये जो आइडियोलॉजी नॉन वायलेंस की है ना, इसने मरवा दिया हिंदुओं को। और फिर वो गांधी जी का नाम सीधा नहीं लेते, वो प्रॉक्सी नाम लेते हैं। बुद्धिज़्म की बात करते हैं, बुद्धिज़्म से नुकसान हो गया, अशोका ने तो बुद्धा, हाँ, तो नॉन वायलेंस जो है उनको लगता है कि हिंदुओं को मिलिट्रिस्टिक बनना चाहिए, और नॉन वायलेंस ने हिंदुओं को नपुंसक बना दिया। तो नॉन वायलेंस क्या है, हमें तो अपने आप को सशक्त करना चाहिए, क्योंकि हमें तो मुसलमानों से लड़ना है। तो एक जो उनका पूरा थ्योरी है कि मुस्लिम जो है वो इसलिए हम पे हावी है क्योंकि वो स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, ब्रूटल फोर्स पे विश्वास करते। पूरी जो उनकी जो स्टीरियोटाइप्स है ना मुस्लिम्स के बारे में, क्योंकि देखिए ये एक जिसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं या एक फासिज्म उसका एक फॉर्म है, उसको कहते हैं। उसमें एक खास बात ये है कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को आपने कन्विंस करना है कि एक माइनॉरिटी आपके लिए थ्रेट है, मुश्किल काम है। जर्मन्स को कन्विंस करना कि जूस जो है, जो कि एक माइनॉरिटी है, वो आपके लिए थ्रेट है, इतने ज़्यादा थ्रेट है कि उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा बचने के लिए, वो ख़त्म कर देता है। वो आप कैसे क्रिएट करते हैं? ये नॉर्मल तो नहीं है ना। अगर 8 लोग हिंदू हैं और 2 मुसलमान हैं तो उनको कन्विंस करना कि ये तुम्हें मार देंगे या तुम पे हावी हो जाएंगे, नॉट ईजी। तो आपको स्टीरियोटाइप क्रिएट करने पड़ते हैं। तो फिर वो जू का एक स्टीरियोटाइप हुआ, जू कनिंग है, पावरफुल है, रिच है, ये है, वो है, तो ये आप पे हावी हो सकता है। अब यहाँ पे आपने एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया मुस्लिम का। मुस्लिम बिलीव्स इन द स्वॉर्ड, they believe in violence, conversion करते हैं, they are sexual brutes, they marry 4 times, उनके बच्चे ज़्यादा होंगे, उनकी population आपसे ज़्यादा हो जाएगी। You are surrounded by Muslim nations on your west, जब यहाँ पे कुछ होगा तो वो सारे मुस्लिम देश एक हो जाएंगे और आके आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो एक पूरा वो क्रिएट करना पड़ता है एटमॉस्फेयर ऑफ। आप ये सोचिए आज के दिन में जब आपकी सरकार हिंदूवादी है, आप 85% आपकी आबादी है और आप लोगों को कन्विंस कर दे रहे हैं कि आपको मुस्लिम से थ्रेट है। आप सोचिए कैसे क्रिएट कर दे रहे हैं। वो एक आप लव जिहाद का जो फियर जैसे क्रिएट किया। क्या स्टीरियोटाइप है? मुसलमान लड़के मोटरसाइकिल में आते हैं, बड़े हैंडसम होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं, हिंदुओं नाम यूज करते हैं, हिंदुओं नाम यूज करते हैं, और इनोसेंट हिंदू गर्ल्स को फुसला के फंसा के उनको वो जो है वो कर लेते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़े। अरे भाई 100 भी आप शादियां कर लोगे तो क्या मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी? मतलब कोई, पर लोगों को लॉजिक उस वक्त नहीं समझ आता। वो एक कहीं पे एक कल्चरल थ्रेट की तरह इंटरनलाइज, आपकी लड़कियां सेफ नहीं है। पुरानी दिल्ली में मत जाना, क्यों? वहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, वो एरिया सेफ नहीं है। ये पार्टीशन के टाइम उस समय की जो होते थे उस वजह का एक वो बना के रखा हुआ है आपने, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जब इस तरह का माहौल आपने बनाना होता है। पर डीपली एम्बेडेड जो ये चीज़ें हैं ना उस वक्त के उनके आइडियोलॉजिकल जो फ्रेमवर्क था, जो वो अपने काडर को सिखाते थे और जो उनके किताबों में, उनके पैम्फलेट्स में, उन्होंने गोडसे को मोटिवेट किया। तो अब गोडसे क्या था? गोडसे एक
यंग मैन था 18-19 साल का, बाय चांस उसके वो रत्नागिरी में उसके फादर की ट्रांसफ़र हो गई, अभी कोई नौकरी नहीं कर रहा था, पढ़ाई भी नहीं कर रहा था, तो वो वहाँ था। और वो जिस रोड पे सावरकर रहते थे उसी रोड पे रहता था। वो भी एक ब्राह्मण था, हाई कास्ट, और सावरकर भी, तो आना जाना शुरू हो गया। तो ही गॉट वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय सावरकर। तो तब से उनका जो दिमाग था, फिर वो 2-3 साल के बाद उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया मिड-30s तक। पर काफ़ी साल तक वो एक लोअर लेवल, जैसे एक वर्कर काडर उस तरह का होता है। एंड ही वाज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, दर्जी का काम करता था, पुणे में जाके एक दुकान खोली, इस तरह का। बट ही स्टार्टेड वर्किंग। पर वॉर टाइम में जो था, क्या हुआ कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह सब हुआ, लोग जेल चले गए, पीछे से अंग्रेज़ों ने इनको काफ़ी बढ़ावा दिया, कम्युनलिस्ट्स को, सबको। ये लोग इनके अपने जो काम थे वो चलते रहते थे, कैंप वैम्प चलाते थे। उस पीरियड में वो काफ़ी उनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी बन गया आरएसएस के अंदर। और फिर ये जो है सावरकर के वो बहुत क्लोज था, हालांकि वो आरएसएस में था और फॉर्मली सावरकर आरएसएस में नहीं थे और वो हिंदू महासभा के लीडर थे, पर दोनों ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे मिलके काम करते थे। और ये पर्सनली सावरकर के बहुत क्लोज था। और भी एक्सट्रीम उसको इनकरेज किया, उसने एक अखबार निकाली पुणे उन्हें से, जिसपे बड़े एक्सट्रीम तरह के बातें लिखता था, गांधी जी के खिलाफ बहुत गंदे तरह का प्रोपेगेंडा होता था। आज़ादी के आसपास के अगर आप वो देखें इनके, तो जिसमें उनको ही वुड ब्लड थर्स्टी बनिया के नाम से, एंड हाउ मच मोर ब्लड डू यू वांट टू सेटिस्फाई यू, बहुत सारा, मतलब एक्सट्रीम तरह का प्रोपेगेंडा होता। और फिर किसी पॉइंट पे एक कॉन्स्पिरेसी इन्होंने बनानी शुरू करी 47 में, जिस पे के ये फिर एक, आपको मालूम ही है कि एक पहले अटेम्प्ट हुआ मदन लाल ढींगरा, सॉरी ढींगरा क्यों कह रही हूँ मैं, मिक्सिंग अप नेम्स, पावा यंग लड़का था, रिफ्यूजी, पार्टीशन। तो उन्होंने उसको वो किया, मतलब एक तरह से देखा कि ये अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर गुस्सा है पार्टीशन, हाँ का, वो ये, और यंग है और इसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करना चाहते थे, तो उसको भेजा भी दिल्ली उन्होंने। उसने वो बॉम्ब भी फेंका, पर वो गांधी को लगा नहीं, हाँ हुआ नहीं, वो पहले ही फटवट किया एंड ऑल दैट। तो फिर वो भाग गया मैदान से। उसने कहा मैं नहीं, उसको समझ आ गई, पहले उसको समझ नहीं आई थी कि मुझे आगे करके ये करवा रहे हैं। हाँ, तो फिर और इनके पास कोई चारा नहीं था, तो फिर गोडसे जो है खुद ग्वालियर वगैरह से उन्होंने गन वगैरह की वो करी, और वो और अपटे जो है यहाँ दिल्ली पहुँचे, और खुद ही उसने आगे आके मैम गांधी पे हमला किया। मैम गांधी जी के पास सिक्योरिटी नहीं थी, वो राष्ट्रपिता थे। हाँ। नेहरू के एक तरीके से नेहरू भी उनको अपने पिता का ही दर्जा देते थे, सरदार आके उनसे कंसल्ट करते थे, सरदार होम मिनिस्टर थे। तो मतलब गांधी जी का जो बेसिक प्रिंसिपल था, उसमें वो कभी सिक्योरिटी लेने को तैयार ही नहीं थे। ये जस्ट उनकी जो मतलब पर्सनालिटी है, उनके जो बिलीव्स है, उनका जो वो उसके वो खिलाफ जाता था कि मैंने जीना है तो सिक्योरिटी लेके नहीं जीना, जिस दिन मेरे को नहीं है ठीक है, किसी ने मानना मान ले, कर ले, देखी जाएगी। मतलब आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। उनके ऊपर बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो चुके थे। एक अटेम्प्ट मिड-30s में हुआ था, वो भी ये आरएसएस के ही कुछ लोग वगैरह थे जिन्होंने उनकी गाड़ी के सामने बम फेंका था। और वो उस वक्त ज़्यादा उनको गुस्सा था कि ये जो एंटी कास्ट प्रोग्राम गांधी जी कर रहे थे, हरिजन मार्च उन्होंने किया, पूरे इंडिया में घूमे थे, तो हरिजन टूर 9 महीने वो पूरे इंडिया में घूम के गांव-गांव जाके वो टेम्पल खुलवाना और इंटरडाइनिंग करना और ये सब जो था कर रहे थे। तब उनको गुस्सा था, क्योंकि आरएसएस ऑल्सो इज़ अ वेरी अपर कास्ट ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन। उनका जो बेसिक आउटलुक है, सोचने का तरीका है, उसमें काफ़ी अपर कास्ट, हाँ, ब्राह्मणिज्म और काफ़ी वो एम्बेडेड है उनके सोच तरीके में। और बहुत देर तक तो एक पूना ब्राह्मण्स की ही एक, और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स की ही एक ऑर्गेनाइजेशन आप उसको कह सकते हो। तो उनको बड़ा गुस्सा था कि ये सब क्या करे, तब उन पे अटैक होने शुरू हुए थे। पर उन्होंने कभी भी परवाह नहीं की। नोआखली में जब वो रायट टॉन इलाके में खुद पैदल घूम सकते हैं, मैं ये सवाल पूछना चाहता था आपसे, वहां उन्होंने सिक्योरिटी नहीं ली। जब मैम देश आजादी का जश्न मना रहा था, हाँ,
1947 में 15 अगस्त को हुआ, उससे एक दिन पहले गांधी उस सेलिब्रेशन में शामिल क्यों नहीं हुए? नहीं, देखिए बात ये है कि सब अपना अपना रोल निभा रहे थे, ये नहीं था। अब देखो दोनों चीज़ें एक साथ हुई, पार्टीशन भी हुई और आज़ादी। ये हमारी एक तरह से आप कह सकते हैं कि किस्मत थी, विडंबना है। हाँ, कि अब पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आज़ादी नहीं हुई, आज़ादी भी तो हुई। तो अब उसको भी तो किसी ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी थी किसी के, और लोगों में खुशी भी थी। पूरे दिल्ली में अगर आप उस वक्त देखें तो पूरे जो लोग हैं सड़कों पे उतर आए थे और सेलिब्रेट कर रहे थे कि आज़ादी हमें मिली है। साथ में जो पार्टीशन हुआ, जिन प्रोविंसेस को पार्टीशन किया, वहाँ के लोगों के लिए जो अपने घर छोड़ के भागना पड़ा, खासकर वेस्टर्न साइड में। और फिर कलकत्ते में जो सिचुएशन थी, क्योंकि वहाँ से सारा मामला शुरू हुआ था, जो 1 साल पहले अगस्त में ग्रेट कैलकाटा किलिंग जिसको हम कहते हैं, वो डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने कॉल दिया था 16 अगस्त 1946 को। तो वहाँ पे बहुत डर था कि जैसे ही आज़ादी होगी, क्योंकि कलकत्ता जो है वो इंडिया में रहेगा, तो जैसे ही आज़ादी होगी तो पावर बदल जाएगी। वहाँ जो चीफ मिनिस्टर था सोहरावर्दी, वो नहीं रहेगा। तो उनको डर था कि हिंदू जो है वो रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे मुसलमानों से। हाँ, वो डायरेक्ट एक्शन डे का 16। तो उन्होंने फिर अपील की गांधी जी से कि आप जो है यहाँ रहिए कलकत्ते में और ये अश्योर करिए कि ये नहीं हो, मुसलमानों की हत्या ना हो। तो गांधी जी ने उनके साथ सोहरावर्दी जो थे उनको कहा कि ठीक है तुम ये कहते हो। हालांकि सोहरावर्दी ने उनकी बात नहीं सुनी थी नोआखली के बारे में, जब उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हेल्प करो और ये करो, उनको बिल्कुल किसी तरह का वो नहीं दिया था। फिर भी गांधी जी ने, जो उनकी अपनी पर्सनालिटी थी, उन्होंने कहा ठीक है, एक कंडीशन पे कि तुम और मैं एक ही रूफ के नीचे सोएंगे। तो किसी एक बिल्कुल क्या कहूँ, कलकत्ता के सेंटर में एक मकान में वो दोनों रहे, और गांधी जी उनका हाथ पकड़ के कलकत्ते की सड़कों में चले पैदल, ये दिखाने के लिए कि हिंदू मुसलमान है क्या, पैदल। और इसका नतीजा ये था कि एक भी वायलेंट इंसिडेंट जो था 15 अगस्त को या उसके इमीडिएटली बाद कलकत्ते में नहीं हुआ। उस शहर में जहाँ 1 साल पहले 5000 लोग मरे थे कम्युनल वायलेंस में। तभी तो माउंटबैटन ने कहा था गांधी जी को कि यू आर अ वन मैन बाउंड्री फोर्स, जो एक पूरी सेना लगा के हम वेस्टर्न बाउंड्री पे नहीं इंश्योर कर सके, वो तुमने यहाँ पे अकेले वन मैन बाउंड्री फोर्स नाम दिया था उनको इसके बाद। तो गांधी तब भी मैम जब चल रहे थे कलकत्ता की सड़कों पे, तभी बहुत नाराजगी होगी गांधी के प्रति कि आप मुसलमान का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, इन लोगों ने 1 साल पहले हमारे लोगों की हत्या की, या पंजाब में कर रहे हैं। तो गांधी जी की बात लोग मानते क्यों थे? गांधी जी के चलने का वो असर क्या होता था? उनकी पर्सनालिटी क्या थी कि आज के लोग नहीं समझ पाते हैं उस बात को? देखिए, उसको समझने के लिए आपको शुरू से उनकी पूरी जिंदगी का रुख देखना पड़ेगा साउथ अफ्रीका से। और वहाँ पे भी तो देखो, एक तरह से वो अकेले थे, वहाँ कोई संस्था नहीं थी, कुछ नहीं थी। एजुकेटेड, ही वॉज प्रॉबेबली द पहले एजुकेटेड इंडियन थे जो वहाँ गए थे, बैरिस्टर। पहले वहाँ पे 2 तरह के हिंदुस्तानी होते थे जो जाते थे। एक तो लेबर, इंडेंचर्ड लेबर, ऑलमोस्ट स्लेव की तरह उनकी कंडीशन होती थी, कॉन्ट्रैक्ट होता था उनका बहुत ही हार्श कंडीशंस में, कोई राइट्स नहीं, सिविल राइट्स नहीं, कुछ नहीं, वेरी बैड वेजेस। और दूसरा तबका था ट्रेडर्स का, वो ज़्यादातर मुस्लिम ट्रेडर्स, खोजा, बोरा, ये वेस्ट इंडिया के। तो ये 2 कम्युनिटीज़ होते थे। इंडेंचर्ड लेबर में तमिल बहुत सारे थे, यूपी के भी थे, और इनमें ज़्यादातर ये गुजराती ट्रेडर्स जो होते थे। 2 कम्युनिटीज़ जो इनको सर्विस करने के लिए जाते थे, गुड्स वगैरह इंडियन ये होते। तो गांधी जी जब गए तो वहाँ पे कोई, देयर वाज नो मिडिल क्लास इंडियंस का। तो उन्होंने जब जाके देखा कि किस तरह का वो हो रहा है, और नए नए बैरिस्टर बन के आए थे ये, उनको लगा ये तो बहुत गलत है, ऐसे तो होता नहीं, लंदन में तो मैं रह के आया हूँ, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने ये सारे सवाल, पर 20 साल वो वहाँ रहे, और पहले अकेले, फिर संस्थाएं बनाई, और कितना कुछ उन्होंने वहाँ पे किया। माइनर्स के
जो थे इंडियन माइनर्स, उनको लीड किया, स्ट्राइक्स हुए, जेल, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कितना रहे वो वहाँ साउथ अफ्रीका में बहुत बुरे कंडीशंस में उनको जेल में रखा गया। कस्तूरबा जो थी वो विमेन को लेके लीड करके जाके जेल में गई वहाँ पे। तो ऑलरेडी उनका जो एक इमेज था कि ये गरीब नवाज है, ये मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि गांधी जी का ये जो इमेज था। फिर वो इंडिया जब आए, सबसे पहला मूवमेंट उन्होंने चंपारण में, वो भी क्या था, एक कश्तकारों का मूवमेंट था, टेनेंट्स का, मुजारों का, या जो भी वर्ड वहाँ या आप यूज़ करते हैं उस रीजन में, कि अंग्रेज प्लांटर उनको बुरी तरह ट्रीट करते थे। फिर इन्होंने मिल वर्कर्स का मूवमेंट लीड किया अहमदाबाद में, उन मिल वर्कर्स के, मिल ओनर्स के खिलाफ जो उनके डोनर थे, उनको पैसे देते थे उनका आश्रम चलाने के लिए, साराभाई के खिलाफ। साराभाई की जो बहन थी वो गांधी जी के साथ आ गई लड़ने के लिए, और साराभाई के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। गांधी वो थे कि मतलब कि परिवार के लोग उनके साथ आ जाते थे। मृदुला साराभाई बाद में इनकी पता ही है आपको कि बड़ी लेफ्टिनेंट बनी, वो भी साराभाई फैमिली की थी, और साराभाई फैमिली के साथ संबंध उनके हमेशा बहुत अच्छे रहे। हालांकि उन्होंने इस तरह से अपोज किया जो उनके अम्बालाल साराभाई थे। और फिर उन्होंने खेड़ा में एक किसानों का सत्याग्रह था वो लीड किया। तो आप देखते अगर जाए तो फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी उनका जो पूरा इडियम था, जो आम लोगों को आंदोलन में लाना, ये जो उनकी जो खासियत थी कि उनका जो आंदोलन था वो इस तरह का आंदोलन करते थे, इस तरह के डिमांड रखते थे, इस तरह की मोबिलाइजेशन और प्रोग्राम देते थे जिसमें आम जनता शरीक हो सके, ये बहुत ज़रूरी। तो लोगों के दिमाग में जो गांधी जी का आहिस्ता आहिस्ता जो पिक्चर एक बनता है, फिर उनकी जो मॉरल स्ट्रेंथ, कि उनके एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वो किसी को कोई ऐसा काम करने के लिए कभी नहीं कहते थे जो वो खुद पहले नहीं करते थे। अगर वो कह रहे सैक्रिफाइस करो, सिंपल रहो, ये तो सबसे पहले तो उन्होंने कपड़े पहनना छोड़ दिया। एक 1920-21 में जब वो मद्रास में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि लोग किस हालत में रहते, तो उन्होंने वो एक लंगोट पहना, धोती भी नहीं था, हाफ धोती कह लो, एक लंगोट की तरह ही वो था, और सर्दी होती थी तो वो एक शॉल लपेट लेते थे। सारी उम्र ऐसे काटी उन्होंने। तो जो आदमी खुद इतना सैक्रिफाइस, खाना उनका क्या था, सिंपल से सिंपल, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे कि कम से कम कैसे सिंपल से सिंपल लीस्ट कुक्ड नेचुरल फूड कैसे खाया जाए। रहने का जो था, आश्रम में रहे। आप सोचो कौन सी उम्र से, साउथ अफ्रीका में लोगों को शायद मालूम नहीं है कि वो बहुत वेल टू डू बैरिस्टर थे, बहुत अच्छा कमाते थे, एक बिल्कुल प्रॉस्परस बहुत बड़ा घर था, सब कुछ था, जो सब छोड़ छाड़ के वहाँ एक्सपेरिमेंट शुरू किए। फिनिक्स फार्म बनाया, टॉल्स्टॉय फार्म बनाया। यहाँ आके कभी घर में अपने रहे ही नहीं ना अलहदा। इंडिया आने के बाद आप सोचो हमेशा आश्रम में रहे हैं, कोई प्रिवेसी नहीं। आपका एक कॉटेज है जिसके कोई ताला नहीं, जिसके कोई दरवाजे नहीं, दूसरे भी वहां पे लोग और रह रहे हैं। गांधी से इतना प्रभावित होते, गांधी के एक बार कहने पर लोग मान जाते, क्योंकि वो मॉरल एक स्ट्रेंथ जो थी वो। और उन्होंने फिर जो दूसरी बात है कि वो जो जब लड़ते थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो एक ये भी तो खूबी थी कि लड़ने में बहुत पक्के थे, पर उनका जो एटीट्यूड था उसमें कोई हेट्रेड नहीं था। उनका जो पूरा फिलॉसफी था कि तुम लड़ सकते हो और पक्के रह सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अपोनेंट को नीचा दिखाने की कोशिश करें या उसकी तरफ घृणा रखें। हम लड़ रहे हैं, उसूलों के लिए लड़ रहे हैं, एक सिस्टम को तोड़ने के लिए लड़ रहे हैं। हम अंग्रेज़ों के खिलाफ एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं है, हम वाइट्स के खिलाफ नहीं है, हम क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं है, हम ब्रिटिश के खिलाफ भी नहीं है, हम सिर्फ कॉलोनियलिज्म के खिलाफ हैं। आप छोड़ दो तो आप हमारे दोस्त हो। यही उनका तरीका कास्ट के ऊपर भी था। हम ब्राह्मण्स के खिलाफ नहीं है, हम कास्ट सिस्टम तोड़ना चाहते हैं, हम अनटचेबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं, हम हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना चाहते हैं। हम हिंदुइज्म को अटैक नहीं कर रहे। वो कहते थे आई एम अ रिफॉर्मर ऑफ हिंदुइज्म, आई लव हिंदुइज्म, बट अगर हिंदुइज्म में अनटचेबिलिटी रहेगा देन आई डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद दैट हिंदुइज्म। साफ, दिस इज नॉट माय हिंदुइज्म। नो, तो बहुत कॉम्प्लेक्स। और आप ये भी देख सकते हैं कि जिंदगी के हर पहलू
के साथ उनका जो था कुछ ना कुछ उसके बारे में सोच थी। अब आज के ज़माने में जब हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ और रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और ये सब जो चीज़ें गांधी जी करते थे, अपनी प्रैक्टिस में करते थे ना, वो सब चीज़ें बहुत रेलेवेंट दिखाई देने लग जाती है। पेंसिल वो फेमस था उनका कि कोई कागज़ कभी फाड़ते नहीं थे। एक एनवेलप जिस पे चिट्ठी आई उसके उल्टी साइड में वापस चिट्ठी लिख देते थे। पेंसिल से लिखते पेंसिल जो थी उनकी इतनी सी हो जाती थी, तब जब तो और नहीं लिख पाते थे तब उसको फेंकते थे। हालांकि कितने पेंसिल उनको देने को कोई भी दे सकता था, कुछ भी नो। अपने बच्चों को उनका कोई इनहेरिटेंस नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ था ही नहीं, उनके पास कोई विल नहीं थी उनकी, कुछ नहीं कि है ही नहीं मेरे पास कुछ। ही हैड नो प्रॉपर्टी, ही डिडंट ओन एनीथिंग। एक बारी उनके कस्तूरबा ने एक सूटकेस में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के कुछ कपड़े रखे हुए थे, वो चोरी हो गए। हाँ। वो आश्रम में थे तो वो बड़ी परेशान हुई कि कैसे चोरी हो गए मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के, मेरे बच्चे थोड़े से कपड़े रखे हुए थे। तो उसको डांट दिया, बोले तुम ऐसी चीज़ रखती क्यों जो कोई चोरी करना चाहे? क्या ज़रूरत है तुम्हें ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अकेले बच्चे कपड़े संभाल के रखने की? ये नहीं कहा कि चोर कौन है क्या है ये है। और बाय द वे उनके ऊपर जितने भी पहले अटैक्स हुए थे उन्होंने कभी किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बोला नहीं छोड़ दो, आई डोंट वांट टू परस्यू ना, आई डोंट वांट टू। मतलब वो नहीं चाहते कि अटैक करने वाले भी जेल भेजो, कुछ मत करो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। नहीं तो वो भी एक अजीब शख्सियत थे, मतलब तो जब उस समय जब 46 से लेके 48 तक 46 से 48 तक हिंदुओं में बड़ी नाराजगी थी मैम कि उन्होंने मुसलमानों के लिए अनशन किया। इनफैक्ट आज़ादी के बाद भी वो धरने पर बैठ गए। इनफैक्ट पाकिस्तान का कुछ पैसा रिलीज करना था इंडिया को और इंडिया रिलीज नहीं कर रहा था, तो पाकिस्तान का पैसा रिलीज करो इसके लिए उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। इस पर नाराजगी हो गई। फिर मुसलमानों को अपने घर पे रखें हिंदू और उनके साथ भेदभाव ना करें, उसके लिए अनशन करते थे। तो हिंदुओं को एक सेंटिमेंट हो गया था गांधी जी के खिलाफ। क्या ऐसा संभव है कि गांधी जी प्रो मुस्लिम हो गए हैं बहुत? देखिए, हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा एक कम्युनल सेंटिमेंट और एक हिंदू सेंटिमेंट। ये थोड़ा एग्जैजरेट भी किया जाता है काफ़ी, क्योंकि ये जो चीज़ें अभी आपने जो भी कही, यही आरएसएस का प्रोपेगेंडा था इस टाइम पे। ये सारा आरएसएस का प्रोपेगेंडा था। तो आरएसएस को लगता था कि ये हमारे पास बहुत एक मौका मिला है अभी हमको कांग्रेस को नीचा दिखाने का और पावर में आने का। और गांधी असैसिनेशन, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपने एनालिसिस में साफ साफ कहा है और कई और लोगों ने भी उस वक़्त कहा है कि एक षड्यंत्र उस वक़्त था पूरा कि पॉलिटिकल असैसिनेशंस करके कांग्रेस को वीक बनाया जाए और एक coup d'etat हो। तो इट वाज अ वे ऑफ सीजिंग पावर। तो गांधी's assassination was probably the first such assassination that was planned। राइट, अब ये सच है झूठ है ये तो हम नहीं बता सकते, पर ये एविडेंस हमें मिलता है। तो ये तो पहले तो हम ये माने कि बहुत कंसिस्टेंट प्रोपेगेंडा था। और क्योंकि जो रेफ्यूजीज थे वो परेशान होके आए थे, उनके माइंड्स जो थे वो एजिटेटेड थे, परेशान थे, विचलित थे। ऐसे समय में आप इस तरह की बात उनसे जो करें तो नेचुरली उसमें एक एक्सेप्टेबिलिटी उनको मिलती है उनको। पर देखिए, ये मत भूलें कि ये आज़ादी हमें अभी अभी मिली है और आज़ादी किसके लीडरशिप पे मिली है? हिंदुस्तान की जनता भूल तो नहीं गई है। ये कहना कि सारे हिंदू जो थे ये सोचने लग गए थे, ये नहीं। कुछ हिस्सा जो खासकर रिफ्यूजी कम्युनिटीज से आए थे और खासकर दिल्ली जैसी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड थे उस वक्त, उनमें बहुत नाराजगी थी। उनमें नेचुरली नाराजगी थी और उनमें इस तरह की, और उस वक्त ओपन प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे थे। मीटिंग्स में दिल्ली में पूरे पुलिस की रिपोर्ट्स है, वहाँ ये कहते थे जाके वर्चुअली आस्किंग फॉर डेथ टू गांधी। हाँ, स्लोगन्स लगाए जाते थे, डेथ टू गांधी, मरे एंड ऑल दैट। तो वो एटमॉस्फेयर था। पर जहाँ तक ये दो इश्यूज जो आपने रेज करे कि एक तो वो पैसे वाली बात और दूसरा आपने क्या दिया कि दंगे हो रहे थे तो लोग हिंदू हाँ कि उनको हाँ कि वो ठीक है
तो पार्टीशन के लिए क्यों एग्री किया और ये सब। तो देखिए जहाँ तक ये पैसे वाली बात है ना, बात तो ये है कि उस वक़्त हर चीज़ का बंटवारा हुआ था ना, तो रेलवेज का बंटवारा हो रहा है, ऑफिसेस का बंटवारा, हर एक चीज़ का बंटवारा हो रहा था। तो वो कमिटीज़ बैठती थी और वो डिसाइड करती थी कि किसका कितना शेयर है। तो उसमें ये पैसे का जो कुछ उनका शेयर था वो देने का था हमारा, इट वाज ड्यू कि उनको दें। तो इनफैक्ट कश्मीर के ऊपर जब अटैक कर दिया पाकिस्तान ने, तो हिंदुस्तान ने उनको वो थोड़ा डिले कर दिया, वो देना पैसे नहीं देंगे था, क्योंकि वो इस वक्त हमारे खिलाफ वो पैसा यूज कर सकते हैं आर्म्स खरीदने के लिए और ये हमारे खिलाफ हथियार करके हमारे ऊपर ही चलाएंगे। हाँ, तो गांधी जी का ये विचार था कि ये वो चाहे कुछ भी करे, ये उनका पैसा है, चाहे हमारे खिलाफ यूज के कैसे करे, इस पे हमारा कोई हक नहीं है, उनका पैसा उनको दे देना चाहिए। परंतु ये गलत है कि इस इशू के ऊपर उन्होंने अनशन किया, ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा। और ये कहा इसलिए जाता है जस्टिफाई करने के लिए कि गोडसे क्यों नाराज हुआ इतना। तो ये कुछ कारण तो बताना पड़ेगा ना कि ये जो था इट वाज लाइक अ फाइनल दिस थिंग, और फिर ही लॉस्ट, जैसे कि एक वो पागल हो गया। ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी ने इस इशू के ऊपर अनशन किस पे किया था? अनशन जो उन्होंने लास्ट किया था जनवरी में, 4 या 5 दिन का किया था। हाँ, 13 जनवरी से 18 जनवरी तक उन्होंने अनशन जो लास्ट किया था वो था फॉर हिंदू मुस्लिम हार्मनी, साफ एकता के लिए। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है कि अभी भी जो है लोगों के मन में काफ़ी एक दूसरे के लिए जो है वो हेट्रेड है, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो है उसको सोचें और उसको अपने आप को कंट्रोल करें। तो उसका नतीजा ये फिर कब उन्होंने छोड़ा, जब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो थे, सब ने आके लिख लिख के दिया कि नहीं, हम कोई भी जो है हिंदू मुसलमान वाला काम नहीं करेंगे। हाँ, हम वी विल नॉट, हाँ, वी ऑल प्रॉमिस के हम इससे दूर रहेंगे, हम इस चीज़ को नहीं बढ़ावा देंगे, हम सद्भावना बढ़ाएंगे। तब जो है गांधी जी ने 18 को जो है, और इतना प्रेशर, आप ये भी तो सोचो, एक टाइम आप कह रहे हो कि लोग सारे नाराज हो गए हैं, और फिर जब उनका अनशन हुआ तो सब ने आके इंक्लूडिंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, चाहे सच बोले या झूठ बोले, पर लिखना पड़ा, उनको लिख के देना पड़ा कि हम करेंगे। गांधी का इतना वो था, लोगों का दबाव आ गया इतना। हाँ, और दूसरी बात आप और देखो कि जब उनकी असैसिनेशन हो गई, जब उनको मार दिया गया, तो उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था लोगों में इस एक्ट के अगेंस्ट कि एक तरह से जिसके हम कथारसिस कहते हैं, कि लोगों में बहुत गिल्ट की फीलिंग हुई। वो लोग जिन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया था, पर इतना कम नहीं, इसमें असैसिनेशन के साथ या उसकी कोई ऑर्गेनाइज, पर कभी मन में भी उन्होंने सोचा हो कि हाँ, जो गांधी जी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, या ये लोग जो कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ हो गए हैं, शायद इसमें वो सबको एक गिल्ट की फीलिंग हुई कि हमने शायद इतने बड़े आदमी की जो शहादत है उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, हमने भी, वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवल्शन का फीलिंग, एक गिल्ट का फीलिंग, और एक कि ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ। तो इतना स्ट्रॉन्ग ये था कि उसके बाद एक इंसिडेंट नहीं हुआ कहीं हिंदुस्तान में। आप ये सोचिए, गांधी की मौत 2 हफ्ते पहले गांधी जी अनशन कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के, दिल्ली जैसी जगह में भी कंट्रोल नहीं उनको लगा कि हो रहा है पूरा, और 30 के बाद कोई एक इंसिडेंट तकरीबन 10 साल तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। आप ये सोचिए, आप ये सोचिए, इम्पैक्ट था गांधी का, इतना इम्पैक्ट था उसका, एकदम जैसे भगत सिंह के शहादत के बाद जो कहानी हम सुनते हैं लोग कि एक तरह सन्नाटा छा गया देश में, लोग सड़कों वीरान हो गए, गलियां वीरान हो गई गांव की, कोई खाना नहीं बनाता था, इतना दुख था लोगों में कि कैसे हो सकता है। उसी तरह से एक तरह से जो सन्नाटा था कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये बहुत बुरी बात हुई है ना। तो ये भी हमको फैक्टर इन करना पड़ेगा जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ, इतना गुस्सा हो गया, सच में लोग इतने नाराज थे गांधी से।
ऐसा बात नहीं थी। हाँ, कुछ सेक्शन जरूर अफेक्टेड थे। और दूसरी बात कि देखिए, ये जो कॉन्स्पिरेसी थी असैसिनेशन की, ये कोई इसके बाद तो नहीं बनी जब उन्होंने 55 करोड़ वाली जो बात है, जो उन्होंने कहा कि नहीं दे देना चाहिए और तब वो इतना देते, ये तो पहले से बन रही थी कॉन्स्पिरेसी। तो ये फैक्चुअली भी करेक्ट नहीं है, ये जो लिंकेजेस कहते हैं। और फिर इस सारी चीज़ में हम जहाँ तक इंक्वायरी कमिटीज़ वगैरह जो बैठी हैं, जैसे कि जीवनलाल कपूर इंक्वायरी कमेटी बाद में बिठाई गई है सारे उस पर, और उससे भी पहले आपको तो मालूम है कि जब ये केस दर्ज किया गया, गांधी असैसिनेशन का जो केस था, जो पहला ट्रायल हुआ, उसमें गोडसे और आप्टे तो खैर सामने ही थे मर्डर के लिए, पर जो कॉन्स्पिरेसी थी टू मर्डर महात्मा गांधी, तो उसमें तो सावरकर को भी अक्यूज्ड बनाया गया था। तो ही वॉज ऑल्सो पिक्ड अप, ही वॉज ऑल्सो ट्राइड फॉर द असैसिनेशन। इट्स अनदर मैटर के उनका जो वो था, क्योंकि कोई जो जिन्होंने एविडेंस वो वगैरह जो दिया था, वो ऐसा था कि कोई वो अप्रूवर था। तो कुछ लॉ में ऐसा था कि अप्रूवर का एविडेंस आप नहीं ले सकते, तो इसलिए सावरकर को छोड़ दिया गया। पर बात यह है कि अब याद करें कि वल्लभ भाई पटेल उस वक़्त होम मिनिस्टर थे, लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर आता था। ये पूरा केस जो था उन्होंने पर्सनली सुपरवाइज किया था, इन्वेस्टिगेशन एंड द लीगल। रोज़ शाम को जो इंचार्ज थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो उनको उस पर ब्रीफ करके आते थे। तो उनकी रजामंदी के बगैर तो सावरकर को अक्यूज नहीं बनाया जा सकता था। इफ ही डिड नॉट थिंक केस वाज स्ट्रांग इनफ, सरदार की रजामंदी थी कि एब्सोल्युटली सावरकर के खिलाफ भी केस जी जी एकदम, नहीं तो कैसे हो सकता था। एंड बाय द वे, डोंट फॉरगेट, वल्लभ भाई पटेल हिमसेल्फ वाज अ वेरी फाइन क्रिमिनल लॉयर। और पूरा इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में, बॉम्बे में, पूना में जो सारा एविडेंस इकट्ठा किया, तो अब तो हमारे सामने है, वो सारा उनके पास था। तो ही न्यू एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है ना। आफ्टर ऑल आरएसएस को किसने बैन किया? वल्लभ भाई पटेल। हाँ, और किसने 25,000 रफली आरएसएस काडर को जेल में रखा 1.5 साल? किसने गोलवालकर को चिट्ठी को जवाब दिया और कहा कि आप कह रहे हैं कि रिहा कर देना चाहिए, आपको क्या भूल गया है कि आरएसएस के काडर ने किस तरह खुशियां मनाई थी गांधी जी के असैसिनेशन पे? वो सब वो क्या भूल गया है? तो कैसे मैं, हाउ कैन आई टेक अ लीनियंट व्यू? इतने बड़े बापू के रास्ते के पास ये लोग खुशियां मना रहे हैं। ये कहना कि हिंदू सोसाइटी के लिए हमने काम किया है, वो सब ठीक है, पर मुसलमानों के खिलाफ जो आपने फैलाया, साफ साफ कहते हैं, but when it became something to spread hatred and to target a community, that cannot be tolerated, you know? तो सरदार ये सारे एविडेंस देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अवेलेबल हैं। ये कोई हम हिस्टोरियंस जो है अपने इमेजिनेशन से हम नहीं बता रहे हैं, ये आर्काइव्स में हर जगह किताबें निकल आई हैं, यू नो, पूरे डिटेल्स दे के। जीवनलाल कपूर की जो कमीशन की रिपोर्ट है, दैट इज़ 1965 में वो बिठाई गई थी। तो उसके 2 वॉल्यूम हैं, अगर आप वो देखें, पूरा एविडेंस जो है डिटेल में डॉक्यूमेंट्स के साथ उसमें है। और वो लास्ट में वो ये कहते हैं कि देयर इज़ नो अदर कंक्लूजन पॉसिबल एक्सेप्ट दैट द कॉन्स्पिरेसी वाज हैच्ड बाय सावरकर एंड हिज ग्रुप इन द हिंदू महासभा। नाम सावरकर का साफ लेते हैं वो, दैट कॉन्स्पिरेसी वाज हैच्ड बाय देम। ही डजंट फोकस ओनली ऑन गोडसे ऑल्सो। एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आफ्टर द असैसिनेशन आरएसएस का पूरा ये एफर्ट था कि ये गोडसे के ऊपर बात है, जो तो पकड़े गए हैं, तो सामने ही थे, और इन पे आ जाए और हमारा नाम जो है नहीं आए। वो एक और कहानी है पूरी, वो भी उन्होंने किस किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इससे बचाने की कोशिश की, क्या कुछ उन्होंने गलत जो थे चीज़ें जो थी फैलाई, और जैसे कहा कि ये इनका तो कुछ लेना देना ही नहीं था गोडसे का,
आरएसएस के साथ। ये तो कभी थे ही नहीं, पहले बहुत पहले होंगे, पर ये तो नाराज होके चले गए थे, ये तो ये कहते थे, वो कहते थे, डिसोसिएट कर लिया था बेसिकली डिसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम द गांधी मर्डर। मैम जब गांधी थे तो देश में आज, अब वो जनरेशन तो नहीं है लेकिन हम, आई एम फ्रॉम कानपुर, तो हम सुना करते थे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम गांधी थे तो मुसलमान रुक गए, उनको लगा कि ये गांधी का देश है। आज भी चर्चा होती है गांधी का देश है, और वर्ल्ड में हिंदुस्तानियों को आज भी गांधी एकदम के देश के नाम से जाना जाता है। तो गांधी का इम्पैक्ट, जैसे आपने कहा कि उनके जो सारे आंदोलन रहे वो पीपल्स बिल्कुल रहे, आम लोगों की सहभागिता रहती थी, चलते थे, और रहते भी बिरला हाउस में थे वो यहाँ पर। गांधी के मरने के बाद जो रिफ्यूजीज थे यहाँ, या आम लोगों में, जैसे आपने बताया, एक शांति हो गई, एक मुसलमानों पर यकीन आया कि गांधी ने अपनी जान दे दी हमारे लिए, और अब हमें कुछ नहीं होगा। क्या आज की तारीख में वो यकीन डगमगाने लग गया है? क्योंकि आज आप, जैसे आपने कुछ इंसिडेंट्स की बात की, लोग तुरंत पाकिस्तान जाने की बात करने लग जाते हैं, अब तो बांग्लादेश नया हो गया कि बांग्लादेश चले जाओ, इस तरीके की बातें। फिर मैं आपसे अंत में एक सवाल ही ये पूछना चाहता हूं कि गांधी को समझना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? मुश्किल नहीं हो गया है, समझने की तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। और अगर आप ये मुझे बताइए कि आपके जो पब्लिक क्या कहूँ, पब्लिक स्फीयर जो है पूरा, उसमें गांधी कैसे प्रोजेक्ट किए जाते हैं। आपने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया, जो कि मेरे ख्याल तो अब सब भूल ही गए उसको, एनीवे। तो उस वक्त आप गांधी जी का वो ले आए कि हाँ, फोटो, और हर जगह जो है उसके साथ उनको, स्वच्छ भारत के साथ गांधी जी को आपने जोड़ दिया। फिर आप कोई महानुभाव आते हैं तो आप साबरमती आश्रम जाते हो और वहाँ पे चरखा चला के साथ में बैठ के एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी करते हो। कभी खादी प्रोपेगेंडा करते हो तो वहाँ गांधी जी आपको याद आ जाते हैं। गांधी जी का जो इमेज है वो एक जैसे होते हैं ना कि बहुत ही बेनाइन, हार्मलेस ग्रैंडफादर। हाँ, मतलब सफाई अच्छी बात है, सफाई करनी चाहिए, खादी प्रमोशन करनी चाहिए, चरखा चलाना चाहिए। गांधी जी लड़ाकू थे सबसे पहले। वो अत्याचार सहन नहीं करते थे किसी भी तरह का। वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे, वो माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन में विश्वास करते थे। 100 बार उन्होंने कहा कि इंडिया बिलोंग्स टू एवरी कम्युनिटी हु लिव्स हियर, एनीबडी हु लिव्स हियर, इंडिया बिलोंग्स टू देम। मेरे को कोई आजकल जो ये SIR और ये सब कर रहे हैं, he would have thrown it out of the window. So what are you doing? Anybody who lives here is Indian. Forget it. चाहे वो जोरास्ट्रियन हो, चाहे बेन इजरायली, छोटी कम्युनिटी एक बेन इजरायली, कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा। गांधी जी नाम लेके कहते हैं कि एवरीबॉडी हु लिव्स हियर। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जब वो कॉल देते हैं तब अपनी स्पीच में कहते हैं एवरीबॉडी हु लिव्स हियर, इंडिया बिलोंग्स टू देम and it is the duty of one to protect the other. अगर कोई उसी स्पीच में वो कहते हैं if somebody attacks the Muslim, it is the duty of a congressman to die protecting that and vice versa. तो ये कहते हैं कि सिटीजनशिप का ये कॉन्सेप्ट है। मुसलमानों पर कोई अत्याचार हो तो हिंदू आके बचाएं। एग्जैक्टली, एंड वाइस वर्सा भी। मुसलमानों पर अगर हिंदुओं पर हो तो मुसलमान हाँ बचाए। और पर हर कांग्रेसमैन का वो कहते हैं सबसे पहला ड्यूटी ये है कि तुम अपनी जान दे दो। डोंट कम एंड टेल मी कि वो मर गया, तुम क्यों आए हो। इस बात से हमें एक सवाल याद आया, गांधी जी पाकिस्तान भी जाके अनशन करना चाहते थे कि पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है या माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है वो अनशन करना चाहते थे पाकिस्तान में भी जाके, लेकिन जिन्ना ने उसकी अनुमति नहीं दी थी। क्या ये सच्चाई है? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं। अभी वो उनका प्लान था, वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान भी जाऊंगा और मुझे कौन रोकेगा। उनका तो मतलब अहम विश्वास था कि मैं, और वो तो यही कहते थे कि हम, अब पार्टीशन तो हो गया पर हम क्या कर सकते हैं, वी शुड नॉट एक्सेप्ट इट इन आवर हार्ट्स, ये कहते थे। इट हैज हैपेंड, ठीक है, बट डोंट एक्सेप्ट इट। हाँ, आप उसी तरह व्यवहार करो जैसे कि आप एक दूसरे के हितैषी हैं। आप ये, आई मीन, ये दिस इज नॉट समथिंग दैट मतलब मेन थिंग इज उनका जो कॉन्सेप्ट था ऑफ हार्मनी, लव, नॉन वायलेंस, ये चीज़ें अगर हम याद रखें तो ऑटोमेटिकली उसमें से सद्भावना और कॉमन लिविंग, ऑल दिस उसमें से ऑटोमेटिकली नहीं निकल आता। जो आदमी नॉन वायलेंस में विश्वास करता है, जो हार्मनी में, लव में विश्वास करता है,
लव योर फेलो बीइंग्स, यू नो। उनकी सिंपल जो उनके वो चीज़ें हैं कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। सीधी बात है, किसी ने ये तुमने कहा मेरी आँख में वो किया है तो मैं तुम्हारी भी ले लूँगी, तुम सारे ब्लाइंड हो जाएंगे, सब अंधे हो जाएंगे। रिवेंज। अब वो हमारे जो सिक्योरिटी क्या है, चीफ क्या है, नहीं अजीत डोभाल, हाँ अजीत डोभाल जो है, वो ओपनली कह रहे हैं कि हमको रिवेंज लेना चाहिए। अरे गांधी के देश में आप रिवेंज की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? दुनिया में हम लोग हमें किसके नाम से जानते हैं? सावरकर के नाम से जानते हैं, गांधी के नाम से नहीं। किसी को पता भी है बाहर के सावरकर कौन है? यहाँ तो लड़ते रहो, उनको भारत वो रत्ना दे दो, ये कर दो, पर वो है कौन? मतलब वर्ल्ड स्केल पे है कौन? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बुद्धा के बाद सबसे बड़ा ग्रेट इंडियन महात्मा गांधी हुए हैं। क्या स्केल पे उन्होंने गिना, देखो। वो बीसी की बात कर रहे हैं, 6th सेंचुरी बीसी, और फिर जाके 20th सेंचुरी में, कि इतने सालों के बाद एक इतना ग्रेट ह्यूमन बीइंग जो है वो है। और दुनिया भर में आप जाए, मैं हैरान हो गई। मैं एक बारी ब्राज़ील गई हुई थी, तो वहाँ साओ पाउलो में कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, तो मेरे को किसी ने पूछा कि आपने वो महात्मा गांधी सेंटर देखा है यहाँ पे? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम था। तो बताने लगे, मैंने कहा क्या होता है क्या? कहते वो इट इज़ अ सेंटर फॉर द पुअर, फॉर द ओप्रेस्ड। उन्होंने महात्मा गांधी का नाम दिया हुआ है उसको। ओ, मतलब साओ पाउलो में कुछ गरीबों के लिए चल रहा है और महात्मा गांधी के नाम पे चल रहा है। हाँ, एक मैं वहाँ दूसरे एक शहर में थी, ब्राज़ीलिया, जो उनका कैपिटल है। तो मैं एक टैक्सी में जा रही थी एक जगह में, तो वो जो ड्राइवर था वो थोड़ी देर बाद मुझे मुड़ के कहता है, यू आर फ्रॉम इंडिया? आई सेड यस। सो ही सेड, आई हैव फोटोग्राफ ऑफ महात्मा गांधी इन माई हाउस। महात्मा गांधी की फोटो है उनके यहाँ पे। मैंने फिर पूछा उससे कि कैसे, क्यों? कहते क्यों, हमें महात्मा गांधी के बारे में मालूम नहीं है, हमें मालूम है वो क्या थे, नो। तो अब ये जो है महात्मा गांधी सेंटर कहाँ बने, कहाँ कहाँ नहीं बने हुए हैं, यू नो। आप सबसे ज़्यादा स्टैचू किसी इंडियन के अगर दुनिया भर में है तो किसके हैं बताइए? गांधी के, गांधी जी के हैं ना। अब उसी शख्स को अगर हम, क्योंकि आज पुण्यतिथि है, हम तो अब नहीं वो सुनिए, और आज हम क्या उनको वो दे रहे हैं कि हमने एक स्कीम, वो भी गरीबों के लिए जो स्कीम थी, एक राइट था। क्या राइट था? क्या हमने दे दिया इतना बड़ा आज़ाद हिंदुस्तान में? गरीब से गरीब आदमी जो है, अगर वो काम करना चाहता है मिनिमम वेज से भी कम वेज में, तो उसको ये हक है कि साल में 100 दिन का काम मांग सकता है। वाह वाह वाह, उसी पे हम चौड़े हो रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या दे दिया। अब वो भी छीन लो, वो भी महात्मा गांधी का नाम, मतलब वो भी महात्मा गांधी का नाम उस पे लगा था, तो नाम हटा दो और हक भी छीन लो। हक तो छीन लिया ना हमने, अब तो स्कीम बन गई है वो। इट इज नो लॉन्गर अ राइट, इट इज नो लॉन्गर अ गारंटी, इट इज नाउ अ स्कीम। स्कीम का मतलब होता है सरकार, और उसके और कई उसमें है कि सरकार डिसाइड करेगी कि कहाँ पे लागू होगी, कहाँ पे नहीं होगी, कहाँ पे ये होगा, देना है, ये देना है। एक जो इतने सालों के बाद, इट वॉज द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी दिस मेजर इन द वर्ल्ड। वी वर सो प्राउड, बट प्राउड ऑफ व्हाट? मतलब थोड़ी सी शर्म भी आती थी कि क्या दे रहे हैं हम। क्या हमारे गरीब लोगों को इतना ही हक है कि वो 100 दिन का काम मांग सकते हैं? पर फिर भी कुछ तो था, वो भी नहीं रहा, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। और वो भी महात्मा गांधी का नाम हमने हटा दिया आज। हम कभी आप पाकिस्तान गए हैं? आ गए हो। पाकिस्तान में गांधी के बारे में लोग क्या सोचते हैं? देखो, पाकिस्तान में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सबको बहुत इज्जत से देखा जाता है, और गांधी जी का तो है ही हर जगह। गांधी की बात करते हैं, इज्जत करते हैं। बिल्कुल करते हैं, एकदम करते हैं, बहुत करते हैं। और देखो, आपको तो मालूम ही है, लोगों के लेवल पे जो है पाकिस्तान में हिंदुस्तानी लोगों के लिए कोई भी किसी तरह की नफ़रत या कोई हॉस्टिलिटी या कोई गुस्सा या कुछ। मैं पंजाब से हूँ, रेफ्यूजी फैमिली से आई हूँ, जैसे बात हुई थी, तो मैं जैसे गई, मैं लाहौर ही गई थी, तो वहाँ पे इतने लोग मिलते हैं जो कि पंजाब के इधर से थे। तो हर कोई, जैसे हमको इंटरेस्ट है वहाँ जाके देखने का कि भी हमारा गांव कहाँ था, या हमारे पेरेंट्स कहाँ रहते थे, यू नो, हम अपना घर ढूंढते हैं जाके हम लोग, उसी तरह उनका था। अच्छा, आप जलंधर गई हैं, आपने देखा है वहाँ पे, मेरा घर उस गली में है, मेरा घर उससे में हम आते हैं, वो हम फलाने गांव से आते हैं। जिस तरह की नॉर्मल जो एक अपना पीछे छोड़ा है, जो हमारे मन जो में दिल है,
उनके दिल में भी उस तरह की फीलिंग्स है इस साइड के लिए। मैम आप ये सवाल इसी से आगे और इसे ख़त्म भी करेंगे। आपके पेरेंट्स लाहौर से आए और पार्टीशन का दर्द उन्होंने देखा, वो गांधी के बारे में क्या सोचते थे? आपकी माता और आपके पिता गांधी के बारे में आपको क्या बोलते थे? देखिए, वो मैंने कहा ना कि वो जो उस वक़्त जो फीलिंग था और अभी भी है, गांधी को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, उनको बहुत एक ऊंचा स्तर था उनका, मतलब इतना डीप रिस्पेक्ट, एक वेनरेशन लोगों के मन में था कि वो एक अलग किस्म के वो थे। और मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, आपने तो पर्सनल भेजा, हमने अपने रिसर्च के दौरान हमने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के इंटरव्यूज़ किए, रिसर्च नेशनल मूवमेंट पे करी, और हमने हर आइडियोलॉजी के लोगों के साथ बातें करी। पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको, 40 साल पहले की, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, हम सारे इंडिया में घूमे थे। तो चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, किसी भी पर्सपेक्टिव के जो लोग हों, छोटे हों, बड़े हों, गुजरात के हों या केरला के हों या कहीं भी हो, एक चीज़ कॉमन हमने पाई, वो था गांधी जी के बारे में जब हम बात करते थे तो सबसे पहले वो कहते थे कि वो तो आदमी जो था वो किसी और लेवल का था। हाँ, गांधी जी के बारे में, गांधी जी भाई तुम क्यों मानते थे उनकी बात? तो गांधी जी की बात नहीं मानेंगे क्या? तो ये जो एक पोजीशन थी, जो क्रिटिक भी करते थे उनको, जैसे कम्युनिस्ट है, उनका एक क्रिटिक है गांधीइज्म का, उनकी फिलॉसफी का, पर पर्सनल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे, और ये रिकग्नाइज करते थे कि जो गांधी जी की बात थी और जो वो कहते थे और हिंदुस्तान की जनता कैसे मानती थी उसको, उसका कोई जवाब नहीं था, कि नोबडी कुड मूव द पीपल लाइक गांधी। कम्युनिस्ट जो है क्रिटिसिज्म करने के पहले आपको ये बोलेगा, बट पीपल वर विद गांधी, you know, but we disagreed on this and that and the other, but ये तो हम अच्युत पटवर्धन को हमने इंटरव्यू किया, डांगे को किया, ईएमएस को किया, you know, हर डिस्क्रिप्शन के, मोरारजी देसाई को किया, जेआरडी, हम किताब अभी निकालने जा रहे हैं उस पर, जेआरडी टाटा को किया हमने। जेआरडी टाटा को पूछा कि आप गांधी जी से मिले कभी, आपने कभी कोशिश की कि आप उनको इन्फ्लुएंस करें? ये वो कहते क्या बात कर रहे हो, he was so big, who could even think of ever influencing Mahatma Gandhi? He was Mahatma Gandhi. You know, एक immediate जो लोगों का जो रिएक्शन होता है कि वो किस स्तर पे थे। You could only, you know, when you were in his presence, you just felt small. But the other very interesting thing was that people also told us that he was a very easy person to converse with, ask questions. दरवाजे उनके खुले रहते थे हमेशा। दरवाजे तो खुले रहते थे। एक हमने इंटरव्यू किया, एक रेणुका रे, वो 16 साल की उम्र में गांधी जी की मूवमेंट में आ गई, आईसीएस की बेटी थी वो, और पहली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पढ़ाई छोड़ के गांधी जी के साथ बोली। तो गांधी जी ने उनको साबरमती आश्रम बुलाया कि चलो तुम वहाँ आके रहो हमारे साथ, देखो पहले क्या होता है क्या है। तो वो गई वहाँ पे। तो उन्होंने इंटरव्यू में हमें बताया, कहते था कि हम उनसे बात करना इतना आसान था, आप उनसे कुछ भी सवाल कर सकते थे, आपको डर नहीं लगता था कि वो बुरा मान जाएंगे या आपकी बात। वो आर्ग्यू भी करते थे और ये भी करते थे, और हम आराम से उनसे बात करते थे। और बाद में उन्होंने तो कॉन्वर्सेशंस भी बताई और उनके पूरा रिलेशनशिप भी बताया। तो बोला कि 1930 में जब मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस वाली वो होनी थी, जब डांडी मार्च वाला, तो मैं चाहती थी उनके मूवमेंट में जाना, तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया, मेरा छोटा सा बच्चा था। तो बोला नहीं अभी तुम नहीं आओगी। तो मैं बहुत नाराज़ हो गई। मैं 4 साल मैंने उनसे बात नहीं की। अब ये भी सोचिए कि पर उन्होंने इतना अपना मानते थे कि वो 4 साल बात नहीं किया, गुस्सा हो गई कि मेरे को आने नहीं दिया इन्होंने मूवमेंट में। और फिर वो कहती फिर 4-5 साल बाद उन्होंने खुद मुझे बुलवाया कि एक मैसेज भेजा कि उसको कह दो कि गांधी अभी जिंदा है, मुझे मिलने आए। तो मैं मिलने गई, तो फिर उन्होंने फिर से मुझे पूरा प्रोग्राम बनाया कि अब तुम ये काम करोगी। वो बाद में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनी, मिनिस्टर भी बनी, वापस पूरा आईसीएस की बेटी और आईसीएस की वाइफ, और पूरी उम्र जो थी उन्होंने गांधी के साथ लगाई। आप सोचिए, वो भी एक, मतलब मैं कहाँ की बता रही हूँ, गरीब से गरीब
और जे.आर.डी. टाटा भी और ICS के बेटी भी जो थे, गांधी में कुछ उनको मिलता था। ये सोचिए, ये भी एक बहुत अचंभे की बात है। जब आप देखें, जब गांधी के बारे में आखिरी का जब हमारा कॉन्वर्सेशन हो रहा था, मैम की आंखों में एक चमक, कि गांधी के बारे में पूछा, गांधी की पर्सनालिटी के बारे में, तो मैम की आंखों में एक चमक, क्योंकि मैम उन लोगों से मिल के आए और उन्होंने इंटरव्यू किया जो गांधी से मिले थे। हम सब लोग शायद उतने प्रिविलेज नहीं हैं कि हम गांधी से मिल पाए, लेकिन हाँ, हम सब गांधी को पढ़ सकते हैं, गांधी को समझ सकते हैं और गांधी को फॉलो कर सकते हैं। उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यही वजह है कि आज गांधी 1948 में उनको मार दिया, लेकिन उनके जो टीचिंग्स हैं, उनका जो जीवन है, उस पर आज भी हम 1 से 1.5 घंटे बात कर रहे हैं आकर के। तो हमें लगा कि मैम को रिक्वेस्ट किया और मैम हमारे पास आए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। तो गांधी आज सोशल मीडिया पर हर साल चलता है, गोडसे जिंदाबाद, गोडसे की जय वगैरह वगैरह चलता है। गांधी होते तो कहते कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गांधी को पढ़ना जरूरी है, तब समझ पाएंगे कि गांधी क्यों कहते थे कि जो कह रहे हैं कहने दीजिए, हमारे दिल में इनके प्रति भी कोई घृणा नहीं। उसका जवाब मैम ने जरूर अपने बातों में दिया है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।